Hello everyone, I am Jatin and today we are starting second lecture of vector. We have already covered lecture 1 in which we have covered basic of the vectors. जो हमने basic introduction देखा था और types देखे थे vector के, है ना? Now we are supposed to cover addition of vector, subtraction of vector, resolution of vector. अब एडिशन करने के लिए 3 लॉ होते हैं, ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। तो इन तीनों को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं विद दी एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब, मैंने माना कि मेरे पास एक वेक्टर तो है ए वेक्टर, ठीक है, जो कुछ कुछ है या फिर इस तरीके से है, ठीक है, ये मेरा ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है, जो कि इस डायरेक्शन में ऐसा बचा। तो अगर मेरे को इन दोनों का एडिशन करना है तो आई कांट डू ए प्लस बी इक्वल टू सी। ये तो होता है क्या, जैसे मैथ में नॉर्मली करते हैं कि 2 + 3 = 5। तो यहाँ पर वेक्टर एडिशन में ऐसे नहीं कर सकते, वेक्टर एडिशन के लॉ अलग होते हैं, ठीक है। मैंने माना कि एक आदमी है जो कि पहले 5 मीटर ईच डायरेक्शन में जा रहा है, फिर 6 मीटर थोड़ा सा 6 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर मैं उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो वो 5 और 6 का वेक्टर एडिशन होगा, ना कि 5 + 6 = 11 होगा। अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस कवर कितना आएगा, 5 गया पहले, फिर 6 गया, तो ये अब टोटल 11 हो गया। बट नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस है। तो ये निकालने के लिए हम डायरेक्टली 5 + 6 नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि होता कैसे है। मान लो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर हमें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप वाली फॉर्म में दे रखा हो। इन दैट केस व्हाट वी विल डू, हाउ टू डू डायरेक्ट एडिशन, ठीक है। ये तो होता है कि कैसे करते हैं। तो R1 अगर मेरा x1 I1 आई कैप प्लस y1 जे कैप दे रखा है, क्या दे रखा है, आर वेक्टर इज इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप दे रखा है, और R2 वेक्टर इसी तरीके से x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप दे रखा है। तो जब भी अगर मेरे को इन दोनों का एडिशन करना है, यानी मेरे को R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर करना है, तो मैं दोनों के सेम कंपोनेंट को आपस में ऐड कर दूंगा, यानी आई कैप वाले दोनों कंपोनेंट एक संग ऐड हो जाएंगे और जे कैप वाले एक संग ऐड हो जाएंगे। तो जो फाइनल आंसर आएगा, अगर R वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर है, तो R वेक्टर विल इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 आई कैप प्लस y1 प्लस y2 जे कैप, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे को होता कि R वेक्टर इज इक्वल टू R1 माइनस R2 है, तो R वेक्टर का क्या होता, x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब लॉ देखते हैं कि लॉ की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, जो कि क्या कहता है, if two vectors are represented by two sides of triangle, ठीक है, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन द सेम ऑर्डर। इसका क्या मतलब, देखो अगर मैं वेक्टर को इस तरीके से एरो करके बनाता हूँ, ठीक है, और एक ट्राइंगल है जो इस तरीके से बना हुआ है, तो इसका एरो और इसका एरो इस तरीके से होना चाहिए, यानी इसका हेड इसकी टेल से मैच खाना चाहिए, जब वो सेम ऑर्डर में कहलाएंगे, ठीक है। सेम ऑर्डर में कब कहलाएंगे, जब इसका हेड और दूसरे का टेल एक दूसरे को कोइंसाइड करें, टच करें, ठीक है, तब वो सेम ऑर्डर होता है, ठीक है। देन देयर सम और रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट टू वेक्टर्स, ठीक है। अब ये थोड़ा बहुत समझ में आया कि अगर दो वेक्टर्स को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ सेम ऑर्डर में, तो इस ट्राइंगल का ही जो थर्ड साइड होगा, जो कि ये होगा इस ट्राइंगल का थर्ड साइड, ठीक है। लेकिन इन दी अपोजिट ऑर्डर, अगर मैं बी के ऑर्डर की बात करूं तो ये इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से, तो ये वाला अगर सेम ऑर्डर की बात करूं तो यहां होना चाहिए इस डायरेक्शन में, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन जो रिजल्टेंट होगा वो ये ना होके इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी उस सेम ऑर्डर में ना होके अपोजिट ऑर्डर में। थोड़ा आगे चल के देखते हैं। मैंने माना कि मेरे पास ये दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो पहले तो मैं इनकी टेल से टेल मिला के मैंने एंगल आइडेंटिफाई किया कि एंगल कितना है। देन अगर मेरे को सेम ऑर्डर में लेके जाना है, तो इसका टेल
और दूसरे का हेड सेम होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ए वेक्टर को तो ऐसे ही रहने दिया और बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके, यानी इसको यहां से मैंने पैरेलली शिफ्ट करके मैं इधर ले आया इस जगह। ठीक है, तो ऐसे हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। तो मेरे को पता है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल तो थीटा ही रहेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल तो यही रहेगा, थीटा। तो अब जो थर्ड साइड होगी, जो थर्ड साइड होगी ट्राइंगल की, इन दी अपोजिट ऑर्डर, मतलब अब ये पहला तो ये हो गया इस डायरेक्शन में, ऐसे दूसरा इस डायरेक्शन में हो गया, तो तीसरा इस डायरेक्शन में होना चाहिए अगर सेम ऑर्डर की बात करूंगा तो मैं। ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जो भी थर्ड साइड होगी दैट विल बी रिप्रेजेंट आर वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखो यहाँ पे कि अगर ये वाला एंगल थीटा है, क्योंकि जो कि एंगल है, और ये अल्फा कौन सा एंगल है, अल्फा है ए वेक्टर के संग रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल कितना आ रहा है। ठीक है, तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इन दी अपोजिट ऑर्डर। थोड़ा सा आगे देखते हैं। ठीक है, मैंने माना कि ए वेक्टर अगर मेरा ये है, बी वेक्टर मेरा अगर ये है, तो तीसरा जो अपोजिट ऑर्डर में होगा दैट विल बी रिप्रेजेंट आर वेक्टर। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो मेरे को आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, ये तो हो गया आर वेक्टर इक्वल टू ए बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन मेरे को अगर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर, ए क्या है, ए मॉड ऑफ ए वेक्टर, बी क्या है, मॉड ऑफ बी वेक्टर है, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है कि अगर मेरे को आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ऐसे निकालते हैं। और मेरे को पता चला कि जब वो आर वेक्टर बना, वो ए वेक्टर के संग अल्फा एंगल बना रहा है। क्या एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो हम अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो एक चीज बताता हूँ कि ये फॉर्मूला भी कहां से आया, चलो वो भी बता देता हूँ। एक खाली स्लाइड लेते हैं पहले ना, यहाँ पे देखता हूँ दैट कि अगर ये ए वेक्टर है, ओके, और ये बी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है इस तरीके से। तो अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालूं ऐसे, ठीक है, तो अगर मैं इस कंपोनेंट की बात करूं, सिर्फ इस कंपोनेंट की, तो ये वाला बी वेक्टर था, तो बी कॉस थीटा होगा, ये इतना पोर्शन बी कॉस थीटा होगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, और ये क्या होगा, बी साइन थीटा होगा, और ये मेरा क्या है, रिजल्टेंट है आर। तो ये एक, अगर मैं सिर्फ इतने ट्राइंगल की बात करूं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और राइट एंगल ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, आर का स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी साइन थीटा एक साइड हो गई, ए प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। मैंने इधर पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, जिसमें जो हाइपोटेनियस होगा उसका स्क्वायर किया, और एक साइड होगी ए प्लस बी कॉस थीटा और एक साइड होगी बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही आएगा। ओके, क्लियर है। तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अंदर आ गया, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और ये 2ab कॉस थीटा हो गया, तो आंसर फाइनल आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट का स्क्वायर, ऐसे निकल के आया। अब अगर मैं बात करूं कि ये अल्फा एंगल कितना होगा, तो अल्फा विल बी इक्वल टू, सॉरी, टेन अल्फा विल बी इक्वल टू बेस नीचे लेंगे और परपेंडिकुलर ऊपर लेंगे, टेन की यही होता है फॉर्मूला। तो ये हो गया बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ऐसे निकला। तो यहां से आया कि अगर मेरे को अल्फा निकालना है तो अल्फा विल इक्वल टू होगा टेन इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, इफ कंडीशन क्या है, अल्फा इज एंगल बिटवीन आर एंड ए वेक्टर, आर वेक्टर है ए वेक्टर। अगर मैं बीटा एंगल की बात करूं, यानी इस वाले एंगल की,
जो कि एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड बी वेक्टर है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, ए को बी से रिप्लेस कर देंगे, बाकी सेम ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ, सॉरी एक सेकेंड, ये बीटा निकाल रहे हैं हम। तो टेन इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस थीटा, थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया बस, बाकी सब कुछ सेम होगा। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये फॉर्मूला आ गया अल्फा का, ये आ गया बीटा का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ हम तीन चार प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। तो मैंने माना कि एक फोर्स तो हो गया F1 जो कि 3 न्यूटन का है, और दूसरा फोर्स हो गया F2 जो कि 4 न्यूटन का है। ठीक है, रेस्पेक्टली एक्ट ऑन अ बॉडी, मैंने माना ये एक बॉडी है जिसपे वो एक्ट कर रहे हैं। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स इफ द एंगल बिटवीन देम इज, फर्स्ट है 0 डिग्री, सॉरी ऑप्शन में थोड़ी गलत ऐसे आ गया है, ये 180 डिग्री और थर्ड है 90 डिग्री। मेरे को तीनों के लिए निकालना है। तो फर्स्ट केस देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट केस है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री मतलब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे होंगे, 3 न्यूटन इधर लग रहा होगा और 4 न्यूटन भी इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली सम कर सकता हूँ ना। ठीक है, तो जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट। तो मॉड ऑफ ए क्या हो, मॉड ऑफ आर वेक्टर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की पावर हाफ, या अंडर रूट में ले सकते हैं। तो ए स्क्वायर आ गया मेरा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 3 4 कॉस ऑफ जीरो। कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 और अंडर रूट आ गया। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, इसका हो गया 16, ये हो गया 24, इसकी पावर आ गई अंडर रूट जो कि हो गया 49 की पावर हाफ। तो आंसर हो गया मेरा 7। तो और ये तो नॉर्मली भी देख सकता हूँ, अगर वो 0 डिग्री एंगल है तो उसमें वेक्टर एडिशन की जरूरत नहीं है, वो सिंपल एडिशन से भी हो जाएगा। ठीक है, अगर वो एक ही डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं तो वो तो एल्जेब्रिक सम किससे भी हो जाएगा। तो 3 + 4 क्या होता है, 7 न्यूटन। अब दूसरी बात आती है कि जैसे 0 डिग्री में मैंने सेम डायरेक्शन लिया, 180 डिग्री क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं एक फोर्स को 4 न्यूटन की डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में लेता हूँ और दूसरा फोर्स 3 न्यूटन इस डायरेक्शन में लेता हूँ, तो नेट फोर्स क्या आएगा, 1 न्यूटन आएगा। ठीक है, चलो इस फॉर्मूला से करके भी निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4 कॉस ऑफ कितना आएगा, 180 डिग्री। और कॉस ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1। कैसे पता चला, अगर मैं ग्राफ के थ्रू देखता हूँ ऐसे, तो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, 180 पे जाता है -1। तो -1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 9 + 16 -12। ओके, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, सॉरी 24 तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 1 आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 तो 1 ही होता है। तो आंसर मेरा 1 न्यूटन आ गया। तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो मैं अलजेब्रिक सम कर सकता हूँ, और अपोजिट डायरेक्शन तो भी मैं अलजेब्रिक सम से सॉल्व कर सकता हूँ, ए माइनस बी करके। ठीक है, अब आता है 90 डिग्री पे। अगला देखते हैं कि 90 डिग्री एंगल पे मैंने माना कि ये मेरी बॉडी है, इस पे एक तो लग रहा है 3 न्यूटन इस डायरेक्शन में, एक लग रहा है 4 न्यूटन इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो अब मेरे को अगर रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ए का स्क्वायर आ गया मेरे पास 9, बी का स्क्वायर आ गया 16, 2 3 4 कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस ऑफ 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो गया। तो बचा के मेरे पास 25। तो अंडर रूट में 25 की वैल्यू क्या आती है, 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, थर्ड वाले का 5। तो आंसर क्या है, 0 के लिए आ गया मेरे पास 7, 180 के लिए आ गया 1 और 90 के लिए आ गया 5। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जो कि हम अल्फा वैल्यू निकाल सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। एक चीज और बताता हूँ, अगर ये 3 न्यूटन है, ठीक है, चलो एक नॉर्मल समझते हैं। अगर ये F1 है और ये F2 है, तो मेरे को इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो वो नॉर्मल सी बात है कि इसके बीच में, मतलब यहाँ पे कहीं रहेगा, मतलब इसी एंगल के बीच में कहीं रहेगा। बट अब आता है कि अगर मैं इस एंगल को अल्फा को मेजर करना चाहूँ, अगर वो 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर है और मैं उस अल्फा को निकालना चाहूँ कि वो एक किसी वेक्टर से कितने एंगल पे बन रहा है, तो वो डिपेंड करेगा इन दोनों के मैग्नीट्यूड पे। अगर F1 = F2 है तो वो बिल्कुल मिड में होगा। इसका मतलब अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 90 डिवाइडेड बाई 2, 45 डिग्री। लेकिन अगर F1 इज ग्रेटर देन F2 होगा, F1 इज
ग्रेटर देन F2 होगा और मैं बोलता हूं कि एक सेकंड इसको ऐसा सेट कर देता हूँ कि अगर ये वाला एंगल θ1 है और ये वाला एंगल θ2 है, यानी रिजल्टेंट से F2 तो θ2 एंगल बना रहा है और F1 θ1 एंगल बना रहा है, और मैं बोलूं कि F1 इज ग्रेटर देन F2 है, मतलब F1 की वैल्यू ज्यादा है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो F1 की तरफ झुका हुआ होगा, F1 के पास होगा, तो θ1 एंगल कम होगा θ2 से। ठीक है, अब बात आती है कि F2 इज ग्रेटर देन F1 है, तो θ2 विल बी लेस देन θ1। चलो कैसे निकाला, मेरे को पता है दैट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, मैं मान लेता हूँ मैं इस अल्फा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो F2 sin थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 cos थीटा, राइट। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ F2 डिवाइडेड बाई F1, क्योंकि ये cos थीटा 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो F2 बाई F1। अगर मैं बोलता हूँ कि F2 बड़ा है और F1 छोटा है, तो ये वैल्यू क्या होगी, अंदर वाली वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और tan इनवर्स में कुछ भी मैं 1 से ग्रेटर देन वैल्यू डालता हूँ तो वो 45 डिग्री से बड़ी वैल्यू देगा। कैसे, आई नो दैट कि 45 डिग्री पे 1 वैल्यू होती है tan की, अगर थीटा इक्वल टू 45 है तो tan थीटा वैल्यू इक्वल टू 1 होगा, और 45 से थोड़ी भी ज्यादा हुई यानी 45 ग्रेटर देन हुई तो 1 से ग्रेटर देन होगी, 45 लेस देन हुई तो वो 1 से लेस देन होगी। समझ में आया, उल्टा लिख दिया मैंने, मतलब 45 से लेस देन वैल्यू हुई, अगर थीटा लेस देन 45 है तो जो वैल्यू आएगी tan थीटा की वो भी लेस देन 1 आएगा, ठीक है, और जो वैल्यू है अगर थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री है तो जो वैल्यू आएगी वो भी 1 से ग्रेटर देन आएगी। ठीक है, तो इससे समझ आया कि अगर tan इनवर्स ऑफ मैं F1 बाई F2 ले रहा हूं और F1 मेरा ग्रेटर देन F2 है, इफ एनी केस F1 इज ग्रेटर देन F2 है, तो tan इनवर्स ऑफ थीटा की जो भी वैल्यू आएगी, tan इनवर्स ऑफ x की जो भी वैल्यू आएगी, दैट विल बी ग्रेटर देन ऑफ 45 डिग्री, राइट। इस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, तो मैंने आपको रिलेट करके बताया। आगे चलते हैं, टू वेक्टर्स विद इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट, ठीक है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी है और वो 5 यूनिट के हैं, हैव एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम, तो थीटा इक्वल टू क्या है, 16 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट्स एंगल फ्रॉम वन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो पहली बात तो आगे क्या, ये दोनों 60 डिग्री पे हैं, 60 डिग्री पे हैं, तो मैंने 60 डिग्री पे ले लिया इनको, ये भी 5 न्यूटन है, सॉरी ये भी 5 यूनिट है और दूसरा वाला भी 5 यूनिट है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि दूसरा वाला आंसर तो डायरेक्ट आएगा क्योंकि वो दोनों इक्वल हैं, तो उनका रिजल्टेंट बिल्कुल और बिल्कुल बीच में होगा, कहाँ होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा, नहीं 30 डिग्री पे, तो दूसरा आंसर तो हो गया 30 डिग्री। अब निकालते हैं कि रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो आर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 60 डिग्री, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 2 5 5 कॉस 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है, हाफ, तो हाफ से 2 कैंसिल हो गया, 5 5 25, तो ये आ गया रूट ऑफ 75, क्या आ गया, रूट ऑफ 75। अब एक चीज समझो, रूट ऑफ 75 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ, तो हाँ इसका आंसर आ जाएगा, देखो इसको मैं 5 इंटू सॉरी 3 इंटू 25 ले सकता हूँ, राइट, तो ये 5 ऑफ √3 आ जाएगा, अंडर रूट में 325 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 5 √3 आ जाएगा, और यूनिट ये मेरा आंसर हो जाएगा। और अगर मैं एंगल की बात करूं, अल्फा इक्वल टू, तो वो क्या होता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, राइट, यही होता है। तो बी की वैल्यू क्या है 5, साइन थीटा की वैल्यू क्या √3/2 डिवाइडेड बाई ये tan अल्फा की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या 5, उसकी वैल्यू क्या 5 इंटू हाफ, राइट, यही होगा।
तो अब मैं इस पूरे को सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 5√3 डिवाइडेड बाई 15। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो √3/3 कितना होता है, 1/√3 होगा, है ना। तो अल्फा क्या हो गया, टेन इनवर्स ऑफ 1/√3, और 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री मेरा आंसर हो गया। ठीक है, और वैसे हमने पहले ही बता दिया, अगर वो इक्वल कंपोनेंट है तो बिल्कुल सेंटर में बनेगा, तो हाफ एंगल होगा। आगे चलते हैं। A vector A vector and B vector makes an angle of 20 degree and 110 degree respectively with the x axis। ठीक है, मैंने माना ये मेरा एक x axis है, ठीक है, और ये मेरा y है। तो एक वेक्टर है ए वेक्टर जो कि 20 डिग्री एंगल में बन रहा है, तो मैंने बना दिया 20 डिग्री एंगल पे ए वेक्टर, और एक 110 डिग्री पे बन रहा है, तो वो 110 डिग्री क्या जाएगा, 90 डिग्री जाएगा, मतलब कुछ कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, 90 + 20 ना। तो अगर मैं देखूंगा तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल तो अभी भी 90 डिग्री है। ये ओवरऑल कुछ भी बोल दो 110 है, लेकिन ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, ए एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। मेरे को क्या निकालना था, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स आर 5 and 12। तो मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, और a² + b² + 2ab cos ऑफ 90 डिग्री, r² की वैल्यू है, तो cos ऑफ 90 जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, तो r इक्वल टू क्या होगा, √में 5² + 12 का स्क्वायर, जो कि आंसर आएगा 25 + 144 169, जिसका आंसर होता है 13। तो आंसर हो गया इसका 13। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो हम उसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे रिजल्ट निकालने के लिए, 180 डिग्री है तो माइनस कर देंगे रिजल्ट निकालने के लिए, और अगर 90 डिग्री है तो r इक्वल टू होगा a² + b²। ठीक है, इतना समझ। आगे चलते हैं। And the next question is the magnitude of pairs of displacement vector are given. Which pair of displacement vectors cannot be added to provide a resultant vector of magnitude 13 cm? देखो एक चीज समझाता हूँ, अगर r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर है, तो एट एनी कॉस्ट जो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू a प्लस बी और ग्रेटर इक्वल टू a माइनस बी के बीच में होगा, ये ध्यान रखना है ना। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं कि मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक तो 3 यूनिट का है और एक 4 यूनिट का है, तो इसका जो मैक्सिमम रिजल्टेंट जा सकता है वो 7 यूनिट जा सकता है, और मिनिमम जो जा सकता है वो 1 यूनिट जा सकता है, इससे कम नहीं जा सकता कभी। ठीक है, ये क्लियर कर लो। तो अब मेरे को क्या करना है कि कैन नॉट बी एडेड टू प्रोवाइड अ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 13 सेंटीमीटर। तो अगर मैं 16 और 8 की बात करूं तो ये 2 से लेकर 14 के बीच में आ सकता है। ठीक है, इसकी बात करूं तो 1 से लेकर 14 के बीच में आ सकता है, सॉरी 1 सेकेंड, 14 से लेके 16 के बीच में जा सकता है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये 13 से लेके 27 के बीच में जा सकता है, तो ये तो नहीं होगा, 13 इंक्लूडेड है, ये भी नहीं होगा, 13 इंक्लूडेड है। ये वाला 12 से लेके 20 से बीच में जा सकता है। तो हमें क्या करना है, ए माइनस बी और ए प्लस बी के बीच से उसकी रेंज निकालनी है और पता करना है कि 13 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, क्योंकि वो 14 से 16 है, इसमें 13 इंक्लूडेड नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो अभी हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ा था, उसमें देखा था कि अगर दो साइड सेम ऑर्डर में है तो अपोजिट ऑर्डर में जो थर्ड साइड होगी वही उसका रिजल्टेंट होगी। ये क्या कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम which are directed away from their common point, then their sum is given by the diagonal of the parallelogram passing away throughout the same common point। मतलब अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है इस तरीके से, और दो दो वेक्टर हैं वो इस तरीके से, मतलब इसी पॉइंट से बाहर जा रहे हैं, इनके बीच का एंगल मेरे को गिवन है थीटा, तो इसका जो डायगोनल होगा वही मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट। तो यहां भी हम सेम देखेंगे, अगर मेरा ये अल्फा एंगल है जो कि रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल है, तो पहले तो आर का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, और एक और चीज अगर मैं सेम तरीके से देखना चाहूं, आई नो दैट tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा क्या है,
ए एंड आर के बीच का है, तो ए और आर के बीच का तो बी से स्टार्ट करेंगे, तो बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा होगा। और अगर मैं बात करूं टेन बीटा की, जो कि आर और बी के बीच का है, तो वो ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस थीटा होगा। ओके, ऐसे निकालते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ में कुछ नहीं है, बस दो एडजेसेंट साइड होगी पैरेलल की, वो वेक्टर्स को डिनोट कर रही होगी, जो उसका रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल के थ्रू डिनोट किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो, अब हमने पढ़ा कि जैसे ट्राइंगल लॉ में पढ़ा कि दो साइड्स हैं सेम, मतलब दो सेम ऑर्डर में जा रही हैं, तो जो अपोजिट ऑर्डर में जो उसको कंप्लीट कर रही होगी। देखो, ट्राइंगल भी एक पॉलीगन ही है, थ्री साइड वाला, ठीक है, ट्राइंगल भी पॉलीगन है। तो ऐसे कोई भी पॉलीगन, जैसे फोर साइड का या फाइव साइड का, सिक्स साइड का, कितनी भी साइड्स का हो, मेरे को मतलब नहीं उससे। अगर वो पॉलीगन है तो जो बी पॉलीगन की अपोजिट साइड में उसको कंप्लीट कर रहा होगा उस पॉलीगन को, वो उसका रिजल्टेंट होगा। एक बार पढ़ लेते क्या लिखा है। इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट अ टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द वेरियस साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन taken in the same order, then their resultant vector r is represented in magnitude and direction by closing side of पॉलीगन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। क्या बोल रहा है समझाते हैं। देखो, जैसे ये वेक्टर है, मैं ओ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ओ पॉइंट पे मेरे पास अप्लाई कर रहा है, ओ से ए एक वेक्टर हो गया और ए से बी एक वेक्टर हो गया, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो ओ बी होगा, जो कि उस ट्राइंगल का अपोजिट ऑर्डर में होगा। अगर मैं आपके पास तीन ले लेता हूँ, लाइक एक तो ये वेक्टर हो गया सेम ऑर्डर में, ये दूसरा चली गया सेम ऑर्डर में, ये तीसरा चली गया। तो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का रिजल्टेंट देखना है, तो दैट विल बी इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट ऑर्डर में उसको कंप्लीट करने वाला, तो ये आर वेक्टर है। ठीक है, तो समझ में आया कि अगर मैं इस पूरे पॉलीगन की बात करूं तो आर वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ई वेक्टर, जो कि वेक्टर समीकरण है। ओके, तो पॉलीगन लो ये होता है। आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो मैंने अभी पढ़ा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे निकालते हैं। अब मेरे को देखना है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसे निकालते हैं। अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं, अगर मेरे को डायरेक्ट पूछे कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है मेरे को, तो नॉर्मली होता है कि अगर ए वेक्टर इक्वल टू एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप है, और बी वेक्टर इक्वल टू एक्स टू आई कैप प्लस का वाई टू जे कैप है, और मेरे को ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स वन माइनस एक्स टू कर दूंगा, आई कैप लगा दूंगा, प्लस टू माइनस वाई वन कर दूंगा, सॉरी वाई वन माइनस वाई टू कर दूंगा, जो पहले वो पहले आएगा, और जी कैप लगा दूंगा। अगर मैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकालना चाह रहा हूँ, तो अब ये पहला पॉइंट होगा, तो एक्स टू माइनस एक्स वन होगा, आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन होगा, जी कैप। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है और बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो माइनस का बी वेक्टर क्या होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन माइनस का बी वेक्टर। और तो हमें अगर ये एंगल पता थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा, राइट। हमें को इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो पहले तो मैं ये एंगल निकालूंगा कि ये एंगल क्या हो, उसके बाद कैलकुलेट करूंगा। अगर फॉर्मूला की बात करूं कैसे निकालते हैं, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर है मेरे पास आर वेक्टर, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होगा, जहां पे हमने अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी किया था, वहां पे माइनस आ जाएगा बस। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। हम्म, ठीक है, तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, दैट मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू रूट टू है। ठीक है, तो इस चीज को समझो। पहले तो अगर मेरे को ए कैप दे रखा है, तो उसका अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूंगा तो वन होगा, क्योंकि वो यूनिटी वेक्टर है। कैप जहां भी आता है वो वन को डिनोट कर रहा है, सिर्फ डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, तो वन हो गया। अगर मैं बी कैप की बात करूं तो उसका मैग्नीट्यूड भी वन है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये होगा ए कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी कैप के सॉरी बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू ए कैप का मैग्नीट्यूड बी कैप का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और cos थीटा दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर, जो रिजल्टेंट है उसको स्क्वायर, रिजल्टेंट क्या रूट टू, तो रूट टू का होल स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से क्या समझ में आया, ये इसका वन होगा, वन का स्क्वायर वन ही होता है, ये भी वन होगा, ये टू cos थीटा होगा, और दैट इज इक्वल टू टू है। तो मेरा अगर मैं यहाँ पे देखूं तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, आई नो दैट cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी।
तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया, ये 1 + 1 है 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री। ओके, अब मैं अगर इसकी बात करूं तो ये क्या होगा, ए कैप का मॉड का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी कैप का होल स्क्वायर, जो कि √3 है, तो यहाँ मैंने √3 लगा दिया। वेट अब बी कैप का होल स्क्वायर और 3 बाहर निकाल दिया, √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 प्लस 2 इंटू √3 ए कैप बी कैप का मॉड कॉस थीटा इक्वल टू जो भी होगा समथिंग। तो ये पोर्शन तो मेरे पास क्या आ गया 0 हो गया, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये 3 हो गया, तो ये आंसर आ गया मेरा 4। लेकिन ये आ गया आर का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ √4 क्या होगा 2, तो इसका आंसर मेरे पास आ गया 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, ए वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट ए प्लस बी का जो मॉड होगा दैट विल बी इक्वल टू ए इक्वल टू बी, देन ए माइनस बी निकाल। तो मेरे को पता है कि ए इक्वल टू बी है और दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। तो अंडर रूट में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए, मतलब उसी के बराबर, मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो अगर मैं बी को इक्वल टू ए रख दूं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट को वहां ले जाऊंगा तो ए स्क्वायर प्लस 2a² cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इतना समझ आ गया। तो अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे मेरा क्या 0 आ गया, तो यहाँ पे अगर मैं ए स्क्वायर को कॉमन लूं तो 1 + 2 cos थीटा इक्वल टू मेरे पास आ गया 0 डिग्री, राइट। तो यहाँ से सॉरी 0 डिग्री नहीं 0, तो यहां से मैं लिख सकता हूं दैट cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का हाफ, cos थीटा इक्वल टू माइनस का हाफ, क्योंकि 1 + 2 cos थीटा इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। अब मेरे को a माइनस बी निकालना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा, ओके 2ab cos थीटा इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा कि ये इक्वल टू क्या है आर स्क्वायर का, जो मेरे को निकालना है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2a² cos थीटा की वैल्यू भी माइनस का हाफ, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया मेरा 3a², ये आ गया आर स्क्वायर की वैल्यू। तो आर इक्वल टू क्या आ गया √3 ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। देखो इसके आगे मेरे को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी कवर करना था वैसे तो, लेकिन अभी टाइम थोड़ा कम है तो हम फिलहाल इतना ही करते हैं, फिर पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो इफ सम ऑफ 2 यूनिट्स वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, अगर मैं क्या कर रहा हूँ ए कैप प्लस बी कैप, ये दोनों यूनिट वेक्टर है, इसका सम जो आ रहा है वो भी एक यूनिट वेक्टर ही आ रहा है, मान लो सी कैप आ रहा है, तो मेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ देयर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंसेस, ओके, देन मेरे को ए माइनस बी का इसका मैग्नीट्यूड निकाल। तो देखो कि अगर मैं इस वाले पोर्शन से मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए कैप का स्क्वायर मॉड का स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे समझते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर आर वेक्टर है तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट, यही होता है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड 1 है, 2 1 1 cos थीटा, और ये सॉल्व करने पे भी 1 ही आ रहा है, तो यहाँ समझ आया कि 2 + 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से मेरे पास cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी माइनस का हाफ। अब मैं सेम यहाँ पे रखता हूँ, तो मेरे को अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है अंडर रूट में, तो ये 1 है, ये भी 1 है, ये माइनस का 2 है, ये cos थीटा है, अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में 1 + 1 माइनस 2 माइनस का हाफ, राइट, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो √3 आ जाएगा, तो आंसर होना चाहिए √3, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो उससे पहले समझते हैं, अगर एक वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है और आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, in that case we know that magnitude of r is equal to अंडर रूट में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, right? Where theta is angle between a and b vector, ठीक है। और अगर मेरे को ऐसा होता कि अगर ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, तो आर वेक्टर इस तरह से निकलता है, जो कि समथिंग समथिंग इसके कहीं बीच में ही जाता, राइट। माना कि वो ए ए वेक्टर से अल्फा एंगल पे है, तो टेन अल्फा कैन बी कैलकुलेटेड बाय बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से। तो पहला प्रॉब्लम है टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू होगा सी वेक्टर के, ठीक है। तो क्या निकल गया है कि सी वेक्टर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट। और ये गिवन है हमें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सी स्क्वायर। तो कायदे से क्या होना चाहिए, अगर ये गिवन है तो इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। अब हमें गिवन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2ab cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। दैट मीन cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। और थीटा इक्वल टू जीरो का वो थीटा की किस वैल्यू पे cos थीटा जीरो होता है, 90 डिग्री पे। तो इसका क्या मीन हो गया, दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। देखो इसका क्या मतलब हुआ, अगर उसने बोला यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, तो मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट एक्स एक्सिस में जो भी यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पता चला कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, आई कैप के, ठीक है। और हमें गिवन है दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस का के कैप और प्लस बी वेक्टर एंड दैट इज इक्वल टू आई कैप। तो यहां से अगर मैं बी वेक्टर कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, क्या होगा, ये वहां पे ओके नेगेटिव हो जाएगा, तो जे वेक्टर माइनस के वेक्टर आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, जे वेक्टर माइनस के कैप। अगला क्वेश्चन है फोर्स 3 न्यूटन 4 न्यूटन 12 न्यूटन एक्ट एज अ पॉइंट इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मतलब कि एक तो थ्री न्यूटन इधर लग रहा है, 4 वेक्टर इसके परपेंडिकुलर में लग रहा है, मतलब एक तरह से, और ये इसके भी परपेंडिकुलर में लग रहा है 12 न्यूटन। तो ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, राइट। और अगर इस केस में यानी 3D के केस में मैंने आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना बताया था कि आर इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। तो मैं अंडर रूट कर दूंगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16 और इसका स्क्वायर होगा 144, इसका सम करेंगे तो 169 आएगा, और 169 को जब अंडर रूट में सॉल्व करेंगे तो 13 न्यूटन आता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फैक्ट। देखो, जब भी मैं बात करूंगा कि पेन कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास एक वेक्टर है, सॉरी, मेरे पास एक वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। और ये जो है वो मेरे पास एक वेक्टर है पी वेक्टर, जो कि एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना, इतना समझ आ गया। तो अब मैं जो पी वेक्टर है उसके दोनों कंपोनेंट ले सकता हूँ, एक्स एक्सिस में क्या कंपोनेंट है वो भी ले सकता हूँ और वाई एक्सिस में क्या कंपोनेंट है वो भी ले सकता हूँ। तो अगर मैं बात करूं कि पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर मैं मान लेता हूं कि पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पी है, ठीक है, लेट मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर इक्वल टू पी, देन अगर मैं बात करूं कि पी ऑफ एक्स, पी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, एक्स कंपोनेंट क्या होगा, देखो ये वाला पोर्शन एक्स कंपोनेंट होगा, ये वाला, अगर मैं इससे यहां से परपेंडिकुलर डालूं तो इतना वाला जो भी पोर्शन होगा वो एक्स कंपोनेंट होगा, पी एक्स,
और जो इतना कंपोनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू पी वाई, राइट। तो पी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, पी कॉस थीटा, ओके। और पी वाई क्या आएगा, पी साइन थीटा। तो अब मैं ओवरऑल, मेरे को अगर एक्स और वाई दोनों कॉम्पोनेंट पता लग गए तो क्या मैं पी वेक्टर को ऐसे नहीं लिख सकता कि पी कॉस थीटा आई कैप प्लस पी साइन थीटा जे कैप, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो तो हमें पता ही है क्या होता है। अगर मैं पी वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात करूंगा अंडर रूट में पी कॉस थीटा का होल स्क्वायर पी साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा जो कि 1 होता है, तो इसको लिखने का फायदा है नहीं कुछ भी, है ना। तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो गया रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। यानी मैंने एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल लिए। अगर मैं सेम चीज को 3D कंपोनेंट में बात करूं तो मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर है पी वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जो कि 3D में होगा, राइट। मतलब अगर मेरे पास ये एक्स है और इसी तरीके से ये वाई एक्सेस है और जेड एक्सेस है, और मेरे पास एक वेक्टर है, थोड़े अलग अलग कलर से बना लेते हैं ताकि दिखाई दे, इस तरीके से, जो कि इन तीनों के तीनों एक्सिस से अलग अलग एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये मैंने माना कि अल्फा एंगल बना रहा है, वाई से मैंने माना बीटा एंगल बना रहा है, और जेड से मैंने ये मान लिया कि ये गामा एंगल बना रहा है। तीनों से अलग अलग एंगल बना रहा है पी वेक्टर, राइट। तो इस केस में भी मैं इसको पूरा रिजॉल्व कर सकता हूं, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे अच्छे से। देखो, अगर हम बात करूं 3D में, तो ये मेरा पी वेक्टर है, तो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो मैंने वही मान लिया कि पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पी होगा, ठीक है। अब मैं अगर पी एक्स की बात करूं तो पी एक्स विल बी इक्वल टू क्या होगा, पी कॉस ऑफ एल्फा, ठीक है। पी वाई की बात करूं तो दैट विल बी इक्वल टू पी कॉस ऑफ बीटा, एंड पी जेड की बात करूं तो वो होगा पी कॉस ऑफ गामा। इस तरीके से मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, ठीक है। तो P वेक्टर को मैं P cos एल्फा आई कैप P cos बीटा जे कैप प्लस P cos गामा के कैप ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो cos एल्फा cos बीटा cos गामा मेरे पास निकल के आए ना, उसको मैं वर्बली, मतलब इसको हम कोसाइन एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोसाइन एंगल। और अगर इस डायरेक्शन की बात करूं तो कोसाइन डायरेक्शन बोलते हैं। तो बहुत बार हमारे पास क्वेश्चन आएगा जिसमें हमसे बोलेगा कि ये मेरे पास एक वेक्टर है और इसकी कोसाइन डायरेक्शन निकालो, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये रिजॉल्व करना सीख लिया। तो कोसाइन डायरेक्शन क्या होगा, अभी अभी मैंने बताया कि एक्स वाई जेड एक 3D प्लेन होगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अगर मैं तीनों के तीनों डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट को देखूं तो मेरे पास तीनों ये एंगल पता लग जाएंगे कि अल्फा कितना एंगल है, बीटा कितना एंगल है और गामा कितना एंगल है, मतलब ये तीनों कितने कितने एंगल बना रहे हैं पता चल जाएगा। तो कॉस एल्फा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू पी एक्स डिवाइडेड बाई पी, ठीक है। यानी एक्स कंपोनेंट जो भी है उसका, लाइक मानो मेरे को गिवन है पी वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप, मैंने ये मान लिया, ठीक है। तो इसमें से मेरे को दिख रहा है कि पी एक्स इक्वल टू क्या हो गया 3, पी वाई कितना हो गया 4, और पी जेड कितना हो गया 12, राइट। और अगर मैं मॉड ऑफ पी की बात करूं तो वो इसका सबका रिजल्टेंट होगा, जो कि होगा अंडर रूट में 3 स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144, तो आंसर आएगा 13। तो अगर मेरे को इसके हिसाब से निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू पी एक्स बाई पी कॉस बीटा, वाई कॉम्पोनेंट की बात हो रही है तो पी वाई बाई वाई, ठीक है, कॉस गामा पी जेड बाई पी। तो अगर मैं सिर्फ इस एग्जांपल के लिए बात करूं, इस वाले एग्जांपल के लिए, तो cos अल्फा विल बी इक्वल टू क्या होगा 3/13, ओके। cos बीटा इक्वल टू क्या होगा, cos बीटा क्या होगा 4/13, और cos गामा क्या होगा 12/13। समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो दो हमने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रखे हैं इसमें वो देख लेते हैं। तो हाँ, एक और चीज ध्यान रखना
कि कॉस स्क्वायर अल्फा, जो भी हमारा कॉस अल्फा जो भी डायरेक्शन निकल के आई, तो उसके लिए एक रूल ये होता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसका जो सम आएगा वो 1 आएगा हमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत बार क्या होगा, मैं सिर्फ कॉस अल्फा दे रखा होगा, कॉस बीटा दे रखा होगा, कॉस गामा पूछ रहा होगा, तो 1 माइनस करके निकालना होगा। अब आता है कि अगर मैं इसको सेम को साइन की फॉर्म में लिखना चाहूं तो वो 2 हो जाता है। कैसे? चलो बता देता हूँ। कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है। कॉस स्क्वायर बीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा होता है, राइट। और कॉस स्क्वायर गामा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, ये इक्वल टू 1 है। एक 1 से एक 1 कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया। अगर तीनों के तीनों उस साइड जाएंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम है उसको देखते हैं। अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, वर्टिकल से। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये मेरा वर्टिकल हो गया। और ये जो फोर्स है 4 न्यूटन का, 4 न्यूटन, ये मेरा वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो मुझसे बोला है कि इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट है वो निकालने हैं। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूं एफ एच, तो ये 60 है तो ये 30 डिग्री होगा, राइट। तो एफ एच क्या होगा? एफ इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री, राइट। तो एफ इंटू कॉस ऑफ 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो ये हो गया 4 इंटू √3/2, जिसकी वैल्यू आएगी 2√3 न्यूटन, राइट। और अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं तो वो क्या आएगा? एफ इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, राइट। मतलब ये वाला कंपोनेंट कॉस ऑफ 60, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एफ इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, राइट। ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया 4 इंटू हाफ, जो कि आंसर आएगा 2 न्यूटन। ये दोनों कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आगे बढ़ते हैं। मेरे को गिवन है P इक्वल टू 3 4 12, ये मैंने करवा दिया। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द P वेक्टर। तो अभी अभी कर रहा है ऐसे, तो वापस करा देता हूँ। दैट P इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट में 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 13 आएगा, ठीक है। अब कोसाइन निकालूंगा तो कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू क्या होगा? एक्स कॉम्पोनेंट, सॉरी, एक्स कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाई ओवरऑल जो भी रिजल्टेंट है। वाई कॉम्पोनेंट के लिए देखेंगे कॉस बीटा, जो कि होगा, लेकिन मेरे को डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो वो अल्फा इक्वल टू क्या होगा? कॉस इनवर्स ऑफ 3/13। सिमिलरली बीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉस इनवर्स ऑफ 4/13। और गामा इक्वल टू क्या आएगा? कॉस इनवर्स ऑफ 12/13, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही था गाइस, पार्ट 2 में। अब जो इसके नीचे जो हमने डीपीपी लगा रखी है, आप उसको सॉल्व करना। उसका सॉल्यूशन इसी के अगले दिन अपलोड हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पेन लैग हो रहा है। DPP2 अपलोड कर दी गई है। थैंक यू सो मच गाइस, और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, क्योंकि सारे अपडेट्स हैं। और आप पे जो डाउट भी है ना, आप वो भी टेलीग्राम पे भेज सकते हो। मैं बैठा हूँ और मेरी टीम भी है, 1 2 जने हैं, तो वो आपको आपके डाउट में हेल्प करेंगे। थैंक यू।